नमस्कार। कविता कोसी ऑनलाइन श्रृंखला के इस प्रथम आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस कविता पाठ एवं विमर्श के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, डॉक्टर कामेश्वर पंकज, डॉक्टर शिव नारायण, श्री रणविजय सिंह सत्यकेतु तथा डॉक्टर स्नेह सुधा। बदलते समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अपनाते हुए कविता कोसी के ऑनलाइन संस्करण को आज आप सबके सामने लाते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रत्येक रविवार को शाम 4 बजे हम इस लाइव प्रस्तुति के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे, जिसमें हमारा प्रयास कोसी अंचल के किसी पूर्वज कवि के पुण्य स्मरण के साथ साथ वर्तमान समय में रचनारत 3 पीढ़ी के कवियों को शामिल करना रहेगा। कविता पाठ के उपरांत पठित कविताओं के समुचित एवं संक्षिप्त मूल्यांकन के लिए हमारे साथ रहेंगे समर्थ आलोचक डॉक्टर कामेश्वर पंकज जी। आज के कार्यक्रम में हम हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, कथाकार एवं आलोचक जनार्दन प्रसाद झा द्विज का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश जी को, जो द्विज जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। देवेश जी हिंदी के कवि, आलोचक, अनुवादक और संपादक हैं। साहित्य अकादमी के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में क्षेत्रीय सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर देवेश बाल किशोर साहित्य, तुलनात्मक साहित्य तथा कोसी अंचल के साहित्य पर विशेष अधिकार रखते हैं। आपकी 17 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कोसी नदी पर एक परिचयात्मक पुस्तक के लेखन के अलावा कविता कोसी के 5 खंडों तथा कोसी की नई जमीन के नाम से कोसी अंचल की नई पीढ़ी के कवियों तथा कथाकारों की रचनाओं के 2 संचयनों का संपादन कोसी अंचल के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखित है। वो आमंत्रित है डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश। मित्रों, कोसी अंचल को लेकर के विशेष रूप से है। कोसी अंचल जो बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, इसके प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यतः पूर्णिया कमिश्नरी और सहरसा कमिश्नरी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। वह भूमि है जो कोसी नदी के द्वारा सिंचित है। कोसी नदी की धाराओं से यह भूमि जो है उर्वरित रही है और इसकी उर्वरा शक्ति का अंदाजा इस रूप में भी लगा सकते हैं कि इस भूमि में सिद्ध कवि सरहपा, संस्कृत कवि श्री धैर्यनाथ, रीति कवि जय गोविंद महाराज, सूफी कवि किफायत, भक्त कवि लक्ष्मीनाथ, संत कवि महर्षि मेही जैसी विभूतियों को जन्म दिया है। इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण कवि, कथाकार और आलोचक पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी भी हैं, जो छायावाद के कवियों में महत्वपूर्ण है। जिनका समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया, इसका कारण संभवतः यह है कि कार्यालयी व्यस्तताओं के कारण उनकी जो शैक्षिक व्यस्तता थी, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उनका लेखन स्थगित हो गया था कुछ समय के बाद और उनके लेखन की निरंतरता नहीं बनी रही। शायद इसी कारण उनके समुचित मूल्यांकन आलोचकों के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि उनका जो पहला कविता संग्रह छपा था 1933 में, उसके बाद 1941 में, तो उसमें किस तरह से जो है छायावाद की आप प्रवृत्तियों को देख पा के लिए जो संघर्ष चल रहा था देखेंगे। यद्यपि कविताओं के संग्रह उनके 2 हैं, लेकिन कहानियों के संग्रह 4 हैं। और यह देखना दिलचस्प है कि द्विज जी प्रसाद परंपरा के कथाकार हैं
लेकिन उन्होंने प्रेमचंद पर जो पहली आलोचनात्मक पुस्तक है उसका लेखन किया है। प्रेमचंद के उपन्यास कला नाम से उनकी यह आलोचना पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई थी और उसके 3 संस्करण आजादी से पहले ही हुए थे। अभी उसका 4था संस्करण प्रकाशित हुआ है। इसे 31 जुलाई को उसका लोकार्पण प्रेमचंद जयंती पर किया गया है। मित्रों, जनार्दन प्रसाद झा द्विज का जन्म 1904 ईस्वी में रामपुरडीह भागलपुर में हुआ था और विभिन्न दायित्वों के साथ काम करते हुए देवघर के हिंदी विद्यापीठ में, राजेंद्र कॉलेज छपरा में, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में काम करते हुए 1948 में वे पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के प्रिंसिपल के पद पर आए और मृत्यु पर्यंत जो है वे वहीं काम करते रहे। मैं उनकी 2 कविताओं का पाठ आपके समक्ष करना चाहूंगा। एक कविता है विश्व वेदना। देव गजब देखो यह अपनी दुनिया बदल गई पल भर में, अश्व यज्ञ की धूम घटा से हाहाकार मचा अंबर में। यह है हर रहा धरणी भय प्रकंप भीषण भूधर में, त्राहि त्राहि सुन सिसक रही है बंधी व्यवस्थाएं घर घर में। यह न ज्योति उस मधुर अनल की जिससे जीवन स्वर्ण दमकता, बन बिजली इस अंधकार में यह तो कोई प्रलय चमकता। बड़ी जलन है ज्वाला में जब कोई खेल नहीं है, इन्हें देखता हूं करुणा से मानवता का मेल नहीं था। हृदय तड़पता विकल प्राण है, जीवन जगता आग बना है, इस क्या जान जलना इस खेल नहीं, अल गले का हार बना है। कपट और व्यभिचार से न्याय नीति का वहां नाम है, प्रीत रीति मिट रही मुदित है, अब अनित्य विधि यहाँ वाम है। दानवता की विजय पराजय मानवता की घोर अनय है, बात पराये की मत पूछो हमें हाय अपनों का भय है। विष की प्यास अंधु शोणित से आज बुझाई यहाँ जा रही, ऐ मेरे भगवान बता को दुनिया अब यह कहाँ जा रही। दूसरी कविता उनकी जो बहुत ही प्रिय है, पिंजरे का पंछी। मर मर कर जीना न पड़े माँ, ग्लानि गरल जीना न पड़े, हृदय अंचल को प्रतिपल रो रो कर सीना न पड़े। अरमानों की प्यास बुझाऊं ताप सरल पीकर कैसे, होता चलूं भार सांसों का जीवन दिन जीकर कैसे। जीऊं कभी जब विकल विश्व को व्याल व्यालनी व्याध व्यालनी व्यथा व्यालिनी नहीं। जीऊं तभी जब विकल विश्व को व्यथा व्यालिनी डसे नहीं। कपट दशानन अबल सरलता सीता को हर हसेत नहीं। हंसकर बधिक जाल में बुलबुल फूट फूट रोए न जहां, बिन विकसी कलिका रजकन में टूट टूट होए न जहां। जीऊं तुम्हें निरखूं जब हंसते प्रमुदित प्यार बिलोकूं मैं, जब न किसी से डर कर उमड़े आंसू अपने रोकूं मैं। जीऊं तुम्हारे मंदिर में जब ज्योति साधना की जागे, स्वाभिमान के आंगन से जल तिमिर दासता का भागे। हाय जहां बेकस की आहें भी अपराध कहाती हो, हाय जहां बेकस की आहें भी अपराध कहाती हो। शांति और सभ्यता रक्त की सरिता जहां बहाती हो।
जहां हृदय की हाथ लूट ली जाती हो हत्यारों से, पाप पनपते जहां पुण्य के ओछे अधम विचारों से, जहां न आशा का निवास हो, अमर जहां विश्वास नहीं, झंझा के झोंकों को कर दे मत जहां उच्छ्वास नहीं, बंधे हुए कर से कैसे मां, कहो वहां मैं, कहो वहां क्या करूं, बंधे हुए कर से कैसे मां, कहो वहां क्या करूं, इस अघ के पिंजरे में कब तक मर मर कर यूं दिया। तो मित्रों, यह दूसरी दो महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ मैंने किया आप सबके लिए, और यह सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। यह सिलसिला वर्तमान में रचनाकारों को सामने लेकर के हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं स्नेह सुधा जी, रणविजय सिंह सत्यकेतु जी और डॉक्टर शिव नारायण जी। स्नेह सुधा और अपने सह संपादन किया है अजमेर क्षेत्रीय केंद्र में हिंदी की सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्नेह सुधा जी को उनके कविता पाठ। नमस्ते सर। आप सबों को मेरा नमस्कार। तो कविता है जल चुका है। जल चुका है चेहरा उसका और पहचान के कई अंश, आंखों से बामुश्किल दिखता है और आईना वह भी कांप जाता है। नाम में क्या रखा है, कुछ भी रख लो, दास्तां तो एक सी है। तथाकथित प्रेमी ने रोकी राह और कहा आई लव यू। लड़की ने जवाब न दिया। एक दिन, 2 दिन, टूटा सब्र का बांध प्रेमी का। फिर एक दिन रोकी राह और पूछा जवाब क्या है। लड़की ने जवाब दिया नहीं। तो फिर यह ले, और फेंक ही तो दिया तेजाब जिसमें झुलसा डाला चेहरा उसका। आंखों में न मस्ती रही कि डूब जाने को जी करे, होठों पर न बची गुलाब सी कोमलता कि उसे चूमने को जी करे। कितना सही प्रश्न किया उस पीड़िता ने, जिसकी काव्यगत अभिव्यक्ति फेसबुक पर देखी कि गलती हुई जो वह लड़के का पाक प्रेम समझ ना पाई। पर क्या वह अब प्रेमी उसे अपनाएगा? क्या अपने प्रेम को शाश्वत बनाएगा? यह प्रेम का कौन सा रूप है? पर प्रश्न तो यह है कि क्या यह प्रेम है? ध्वस्त हो गई इच्छाएं, टूट गए कई अरमान और जीवन भर ना मिटने वाला दर्द उसका और साथ ही पूरे परिवार का। चेहरा तो पहचान देता है, जल चुके चेहरे के साथ जीना आसान तो नहीं। प्रबल जिजीविषा के साथ वह जी भी ले, पर यह दर्द तो ताउम्र सालेगा। प्रेमी इतराएगा अपनी सफलता पर, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। प्रेम जब हो मुझे छोड़ने ना देगी तो तुझे छोड़ने लायक ना छोड़ूंगा। एक तरफ भयानक अट्टहास तो दूसरी तरफ अविरल आंसुओं की धार। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कई अवसर चले जाते हैं और वह विद्रोह करने पर उतर आता है। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में मैंने इस कविता में लिखा है। शीर्षक है व्यक्तित्वांतरण। अवसरों को जब जब छीना जाता है, अवसरों को जब जब छीना जाता है, कर्ण ना बनाऊं यह दर्द करता है। जब जब होता है अपमान जीवन पथ पर, जब जब होता है अपमान जीवन पथ पर, टूट कर बिखर जाते हैं सब अरमान। होती है चित्कार अंतस में, आंखों से मेल पर डालो। आग न बरसने पाता है, कर्ण न बन जाओ डर रहता है। आत्मा भीतर ही भीतर छटपटाती है, आत्मशक्ति बोझे सा गीत सुनाती है। जीवन ज्योति मध्यम पड़ती जाती है, कुछ अच्छा सुनने को कान तरस जो जाते हैं, कर्ण न बन जाऊं यह डर गहराता है। तो ये दूसरी कविता थी मेरी। अब एक कविता है, ये अब मैं तीसरी एक कविता सुना रही हूँ। शीर्षक है जीवन मोह। जो हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें
लड़कियों के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद उसके जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, या उससे ये कहा जाता है कि ऐसे जीवन से बेहतर है कि वो मृत्यु को अपना ले। तो उस पर ये कविता है, जीवन में। मरना आसान नहीं होता, कहना आसान है। मरना आसान नहीं होता, कहना आसान है। मर क्यों नहीं गई तुम? क्या चुल्लू भर पानी भी ना मिला? पर वाकई मरना आसान नहीं होता। अपनी खत विक्षत हुई बेयष्टि के साथ भी वह जीना चाह रही है। वह सोचती है कि शायद कल का दिन खुशनुमा हो, कि शायद कल जीवन प्रकार हो, कि शायद कल पूछे तो तक जिंदा क्यों। एक कविता है शर्म लेखन। यह है कि जो नए मतलब शोधार्थी भी कह लीजिए, और जो नए लेखक होते हैं, या फिर अगर उनको जब अर्थाभाव हो जाता है, उनको जीवन जीने में समस्या होती है, वो अपने नाम के साथ समझौता कर लेते हैं कि नाम ना मिले भले मतलब नाम भले ना मिले लेकिन पैसे की आवश्यकता है तो पैसे मिलता है। तो ये कविता उस पर है, शर्म लेखन। अर्थाभाव ने इस कदर झुकाया, अर्थाभाव ने इस कदर झुकाया कि हम बिना शर्तों के लिखने लगे। शब्दों की आंच फिर जाती रही और लेखन भी बेकार हुआ। टूटे हम इस कदर की छूट गई कलम यकायक। पन्ने बिखर कर उड़ने लगे और जीवन ही कारागार हुआ। फिर सोचा हमने कि जिया जाए, कुछ न कुछ तो किया जाए। ओजस्वी बन सके स्वर, ऐसा तेज फिर भरा जाए। शब्दों में उद्गार मिले फिर भावों को, शर्तों से भी इनकार ना हो। कहूं जो कुछ बन सके फिर, मन पर बार बार आघात ना हो। क्या अब एक मैं अंतिम कविता सुनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मतलब आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप रचनाएं प्रस्तुत करें। तो ये अंतिम कविता है मेरी, फर्क नहीं पड़ता। कैसे कहूं कि फर्क नहीं पड़ता, जब कोई परिचित मेरा या क्या किस नहीं मुझे पहचानने से इनकार कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि चंद सफलताओं में उसने अपना मुकाम पाया है। कैसे कह दूं कि फर्क नहीं पड़ता, जब कोई बेहद अपना मेरा मुझसे पूछना छोड़ देता है कि मेरी हंसी कहाँ खो गई। वह मेरा छोटी छोटी बातों पर बच्चों सा रूठना और फिर एक मीठे बोल पर मान जाना अब आड़े नहीं आता मेरी बातों के। कैसे कह दूं कि फर्क नहीं पड़ता, जब मेरा कोई सन्निकट यह जान नहीं पाता कि ये बातें मेरी ऊपरी हैं, सामाजिक व्यवहार है, मेरे मर्म को कहीं छूती नहीं कि वह बेबी है, चोटिल है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, फिर भी जिए जा रहे हैं चेहरे पर अनगिनत मुस्कानों के साथ, बेजुबान मुलाकातों के साथ। जिंदगी में थमने से थमेगी नहीं, वक्त का फेर है, वक्त का फेर है। सफलता मेहनत के साथ कभी चमत्कार मांगती, संयोग जब दोनों का होगा तो फिर कुछ बदलेगा। तब तक अपनी मुस्कुराहटों से यही व्यक्त होना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। एक और कविता थी जी सर। एक उत्तर पूर्व की लड़की, एक बहुत अच्छी कविता थी। आप ठीक है सर, वो भी सुना देती हूँ। मुझे लगा वो टाइम अधिक बीतता होगा। सर ये कविता का शीर्षक है उत्तर पूर्वी लड़की। शीर्षक ये मतलब नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियां होती है जिनके साथ दिल्ली में खास तौर पे देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो लड़कियां हैं उनको चिंकी करके सब चिढ़ाते हैं और उन पे बहुत सारे कमेंट, यहाँ तक कि ऑटो वाले भी नहीं छोड़ते हैं। तो उस पे ये कविता है। उत्तर पूर्वी लड़की। मैं उत्तर पूर्वी लड़की, खेलती हूँ अपमान भरे शब्द और व्यवहार। मुझे सर्वथा उपलब्ध मानते हुए पूछता है सहकर्मी, तेरे घर या मेरे घर, या फिर करता है अस्थायी रिश्ते की मांग। भाता नहीं मुझे यह व्यवहार, होती हूँ चोटिल कि मेरे व्यवहार की किंचित उन्मुखता गलत संकेत है दे जाती। अनायास ही लोग मान बैठते हैं कि मैं इनकार नहीं करूंगी जब वे चाहेंगे हम बिस्तर होना। मेरी त्वचा और रेशमी बालों में बस फिसल छोड़ देते हैं गरिमा में व्यवहार। छोटा सा नाम रखा है मेरा चिंकी। सच कहूं
तो बहुत सी लड़कियां तैयार होती ऐसे रिश्तों के लिए, पर वह तुमका वजह क्या अनुचित नहीं कि केवल उत्तरपुरी होने के नाते अपमानित हो मैं बार बार, झेलूं कड़वे बोल और अपशब्द और उनकी बातें ही रेंगने लगे मेरे जिस्म पर, कुछ इस कदर कि लगे सरेआम छीन लिया गया है मेरा सब। बस, धन्यवाद। धन्यवाद स्नेह सुधा जी। और मित्रों, अब मैं कविता पाठ धन्यवाद। के लिए आमंत्रित कर रही हूँ रणविजय सिंह सत्यकेतु जी को। आप एक कवि, कथाकार, नाट्यकार और पत्रकार हैं। पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती रही हैं। आपका एक नाटक, एक नौटंकी और 2 कहानी संग्रह प्रकाशित है। मीरा स्मृति सम्मान, गंधर्व सम्मान, लोक कलाविद सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं। संप्रति आप दैनिक हिंदुस्तान के इलाहाबाद संस्करण में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। तो प्रस्तुत है अपनी कविताओं के साथ रणविजय सिंह सत्यकेतु जी। नमस्कार मित्रों, मैं सबसे पहले कथाकोशी ऑनलाइन श्रृंखला की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। हालांकि मैं भी उसमें शामिल हूं, तो बधाई मुझ तक भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल हुई है और इसकी निरंतरता के लिए हम सब कार्य करते रहेंगे। आज मैं कुछ जो कविता अपनी सुनाने जा रहा हूँ वो सभी एक पिछले साल की है, बाकी सब इस वर्ष ही लिखी गई हैं। हम सब जानते हैं कि वर्ष की शुरुआत होते ही पूरा विश्व, देश संकटों से घिर गया और लोग तरह तरह के कष्टों में आ गए हैं। मौसम में बदलाव हो या जो जीवन के कार्य व्यवहार के क्षेत्र हों, हर जगह तकलीफें दिखाई देने लगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। कविता का शीर्षक है आखिरी रोटियां। ये जब लॉकडाउन लागू होने के बाद जब अपने कार्यस्थल से लोग अपने गांवों को, अपने डीह पर, अपने इलाके में लौटने लगे और उस बीच जो दिक्कतें आई लोगों को, उस पर आधारित हैं। तो सुने आखिरी रोटियां। बेबसी की सलीब पर चढ़ा जीवन अथाह जल में टूटती सांसों की तरह होता है। पैरों को जमीन नहीं मिलती, हाथों को सहारा नहीं मिलता। वाह, बहुत अच्छा। यह वेदना बहुत बढ़िया। बटन कांपते वक्त छाती में चुभी सुई की टीस से बिल्कुल अलग, बहुत कष्टदायी और मर्मांतक होती है। मुट्ठी से फिसलती रेत से निराशा हो सकती है। बाड़ी में फूलों के सूखने से शिकन बढ़ सकती है, मगर मुश्किल वक्त में पगार में कटौती और काम के छिन जाने की पीड़ा बुक्का फाड़ कर रोने की इजाजत दिए बगैर बेदम और बेसुध कर देती है। बड़ी बेरहम वक्त है यह, बेलगाम और बेमुरव्वत। साधे नहीं सध रहा, न साथ निभा रहा, न एकला छोड़ रहा। बेबसी का यह जीवन चला जा रहा है, बस चला जा रहा है। उम्मीदों की पटरियों पर कोई सो रहा है, कोई लुढ़क रहा है। कदमों के साथ निभाने तक भूख रास्ता नाप रही है। किसी रहम की आस में अटकी सांस उखड़ रही है। डीह डाबर, खेत पोखर, बाग बगीचे, रिश्ते नाते यादों में ढल अनवरत नाकामियों से टूटते जिस्म बादशाही पत्थरों पर खून टपका रहे हैं। अपने देश लौटने की राह पर टुकड़ों में बिखरी मानव जिस्में
और पास पड़ी रोटियां देख पशु पक्षी पेड़ पौधे भी दहशत में हैं। शिनाख्त करने वाले बढ़िया, बहुत अच्छा। बुरी तरह सिहर रहे हैं, कानों में सलाम बज रहे हैं। भूख और रोटी के देवताओं के कुचले होठ मानो स्मृतियां गुनगुना रहे हों। बाबा कहते थे, दुर्निवार दुख से यारियां जीवन को शोक गीत में बदल देती हैं। अम्मा कहती थी, भरी दोपहरी जिस दिन सांझ आई थी, तसल्ली की नींद के लिए उन्होंने आखिरी रोटियां खाई थी। ये मेरी पहली कविता थी। बेहतरीन कविता है। दूसरी कविता मैं पढ़ रहा हूं पगडंडियां शीर्षक से। यह गांव में पगडंडियां होती हैं, छोटे छोटे रास्ते जो बाद में मुख्य सड़क तक पहुंचाती हैं या बाजार तक हमें ले जाती हैं, खेत खलिहानों तक ले जाती हैं। वस्तुतः ये सिर्फ पगडंडियां नहीं होती हैं, एक जो हमारी साझा संस्कृति है ग्रामीण सभ्यता की, उसका प्रतीक है और उसमें जो बदलाव आ रहा है उसके जो परिणाम है उस पर है। सुने पगडंडियां। टेढ़ी मेरी पगडंडियों को मत मिटाओ, सीधी राह दंडवत करने वालों को चलकर गंतव्य पहुंचाना सिखाती हैं ये। पश्मीने की शॉल को पसीने से तर धोती से रूबरू कराती है। सादगी भरी सुगंध को सुरमई शाम के करीब लाती है ये। दूर तक फैलाव में पगडंडियों का संजाल, उन पर चलते मानुखों की लयबद्धता और उनके सतरंगी पहनावे की खूबसूरती देखी है कभी? खैनी और पानी के पहियों पर घंटों भूख की गाड़ी खींचते हुए भक्ति गाने वालों से सावका पड़ा है। शीत बसंत बिहुला बिसहरी जैसे किस्सों में खोकर उम्मीदों की भगजोगनी को हथेलियों में सजाने वालों की मुस्कुराहट देखी है? मधुबनी पेंटिंग तो देखी होगी, छापे वाली साड़ी, चौखाने वाली लुंगी या पुराने कपड़ों से सिली सुजनी। कोहबर भी नहीं लिखा गया तेरे घर में कभी? बनिए की दुकान पर न गए हो, अधपौने में तौली जाती गृहस्थियां न देखी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी नहीं तो ऐसा करो हतभागे, सबके भोजन कर लेने के बाद लंबी डकार लेकर बिस्तर पर पसरने से पहले कभी पलटकर खाना खाती मां की थाली निहार लेना। पगडंडियां अपनी परिभाषा सहित मिल जाएंगी। फिर भूल जाओगे सीधी राह दंडवत करने वालों को सुविधाओं का पहाड़ मुहैया कराना और सतरंगी क्यारियों को मिटाकर समर भूमि बनाना। हाँ दोस्तों, ये तीसरी कविता मैं पढ़ रहा हूं। शीर्षक है उपहास न करना। कहने की जरूरत नहीं है, छोटी सी कविता है, समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूं। उपहास नहीं, स्वागत है। वक्त की कई क्रॉसिंग पर टंगी हैं परिवर्तन की चाबियां। वक्त की कई क्रॉसिंग पर टंगी हैं परिवर्तन की चाबियां। गौर करना और ध्यान से उठाना। बगल की बहुरंगी दीवारों पर लिखी हैं उद्गारों की किताबें। पढ़ते जाना और मर्म को समझना। चाबियां हाथों को खूब पहचानती हैं, दीवारें आंखों को भली भांति पढ़ती हैं। मर्म भरे शब्दों को कभी क्रॉस नहीं करना। क्रॉसिंग पर खड़ी भीड़ का कतई उपहास न करना। रुला देंगे वक्त के बेलौस थपेड़े, उमड़ पड़ेगा भावनाओं का ज्वार और हुंकार कर उठेंगी मुंह खड़ी दीवार। चौथी है
खेत और मेड़, ये बिल्कुल बिंबात्मक और प्रतीकात्मक है, सिर्फ खेत और मेड़ नहीं है। ये विश्व और देश स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं वो उसका नजारा देख सकते हैं। मेड़ से अतिशय मोहब्बत खेत से हाथ धो बैठने का सूचक है। मेड़ का पूरा मान हो पर उसका अभिमान नकारात्मक अभियान का द्योतक है। जरूरी खेत है जो श्रम की पहचान, खुशियों का आधार है, भूख का शमन करता है, सुकून की जिंदगी बख्शता है। मेड़ पर मेहरबानी दिमागी फितूर है, अनावश्यक विवाद बढ़ाती है, नाहक तनाव पैदा करती है। ध्यान खेत पर हो और ज्ञान खाद, बीज और पानी का हो, फसल खुद लहलहा उठती है। मेड़ नजर पर रहे मगर दिमाग में न घुसे। मेड़ नजर पर रहे मगर दिमाग में न घुसे, क्योंकि दिमागी मेड़ खेत से दूरी बनाती है, कोठार से अनाज खाली करवाती है। मेड़ महज एक रास्ता है जिससे आस पड़ोस वाबस्ता है। मेड़ एक व्यवस्था है, सामरिक खेती का प्रतीक, सहभागिता की अवस्था है। हल चले या कुदाल, मजदूर लेगे या हो बोरिंग का जुगाड़, खेत की हद को पार नहीं कर सकते। बिजूका लगे या फिर बने मचान, मेड़ का मोह कतई नहीं कर सकते। मेड़ है मतलब पड़ोस में भी खेत है, वहां भी फसल उगती है, कई घरों की भूख मिटाती है। खेत में दिल लगाकर श्रम करने वाले कई फसल घर ले जाते हैं। मेड़ पर मगजमारी करने वाले आबाद खेत को भी परती जमीन बना देते हैं। ये मेरी चौथी कविता थी। मित्रों, मैं आखिरी कविता अपनी पढ़ रहा हूं, बारिश की प्रत्याशा। बारिश का मौसम चूंकि गर्मी और उमस के बाद आता है तो सबको उसकी प्रतीक्षा रहती है, लेकिन संकट की घड़ी में जब बारिश का आह्वान होता है तो उसका क्या असर हो सकता है वो देखें। बारिश की प्रत्याशा। बारिश की प्रत्याशा बाढ़ को निमंत्रित करती है, 100% की बात है। बारिश की पुकार में क्षुधा शांति की कामना होती है, तौली हुई बात है। कामनाएं कहां नहीं होती, कामनाएं कहां नहीं होती, कोठियों में भी, झोपड़ियों में भी, मगर तासीर भिन्न होती है। अट्टालिकाओं से झांकते उन उत्फुल्ल चेहरे बारिश की तस्वीरें खींचते हैं, बातरह असर पर चर्चा करते हैं, मगर बस्तियों में बसर करते बाशिंदे भीगते असबाब को बचाने के लिए पन्नियों और बोरियों पर दिहाड़ी खर्चा करते हैं। ऋतु चक्र में वैशाख जेठ का तमतमाता सूरज किसी खलनायक सा दिखाई देता है। उसकी रश्मियों की तपिश से बचने के लिए बारिश का इंतजार होता है। उम्मीद होती है कि वह अपनी फुहारों से बाहरी उष्मा को आंतरिक शीतलता में तब्दील कर देगी, धूल गर्द से मटमैली हुई आबो हवा को नयनाभिराम हरितिमा प्रदान करेगी। करती भी है, कोई शक नहीं। बहुत थोड़े होते हैं वे दिन, मगर करती भी है, कोई शक नहीं, मगर राहत के वे दिन बहुत थोड़े होते हैं। जनवासे में मुफ्त के रसगुल्ले चापने की तरह
बाकी समय कष्टों का कचूमर निकाल देती है। बारिश हो या धूप, सबके आका आसमानी है। बारिश हो या धूप, सबके आका आसमानी हैं। तबीयत से झुलसाते भी हैं और भरदम भिगोते भी हैं। लौटने का जो रास्ता चुनती है बारिश, वह नदियों को रास नहीं आता। नाराजगी में किनारों को तोड़ देती है, घरों को इनारों में बदल देती है। तब बारिश को पुकारने वाले पिकनिक मनाते हैं और बाढ़ में भोगती आंखें सावन भादो बन जाती हैं। नमस्कार। धन्यवाद सत्यकेतु जी, बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई आपने। मैं आशा करती हूँ कि शीघ्र ही आपकी कविताओं का संग्रह भी प्रकाश में आएगा। मित्रों, अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर शिव नारायण जी को। शिव नारायण जी प्रतिष्ठित कवि, गजलकार, आलोचक और संपादक हैं। विभिन्न विधाओं में आपकी कुल 46 पुस्तकें प्रकाशित है। 1998 में अब पहला कविता संग्रह काला गुलाब के नाम से प्रकाशित हुआ। अभी तक आपके 4 कविता संग्रह और एक गजल संग्रह प्रकाशित है। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका नई धारा के संपादन से आप 1992 से अद्यतन जुड़े हुए हैं। आपको राजभाषा विभाग, बिहार सरकार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान के पुरस्कारों सहित अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। संप्रति आप श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। तो प्रस्तुत है आपकी कविताओं और गजलों के साथ शिव नारायण जी। धन्यवाद अनिता जी। सभी बंधुओं को नमस्कार और कविता कोशी कार्यक्रम से जुड़े सभी साहित्य सेवियों को भी मेरा नमस्कार। ये अच्छा लगा कि हमने जोधपुर से यह कविता की यात्रा शुरू की, लखनऊ पहुंचे और अब पटना से आप मुझे सुनेंगे और फिर हम कोशी के क्षेत्र कटिहार तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं पहली कविता सुना रहा हूँ, भीड़ की चुप्पी। उसने निर्मम गाली गलौज के साथ किया था मेरा अपमान। उसने निर्मम गाली गलौज के साथ किया था मेरा अपमान। भीड़ देखती रही सब, किसी ने कुछ नहीं कहा उससे। मैं अपने अपमान का प्रतिकार करता रहा और वह धमकी देता फुर्र हो गया। अपने अपमान का प्रतिरोध ही तो किया था मैंने कि कांटों के झोल में उलझ गया। अपने अपमान का प्रतिरोध ही तो किया था मैंने कि कांटों के झोल में उलझ गया। एक दलित से मेरे खिलाफ भाला फेंकवाया गया कि मैंने उसे जातिगत संबोधन से गालियां दी हैं। उसका सनहा दर्ज कर लिया गया जिसमें मेरी अस्मिता तड़पती रही। वह गोली दागता है और किसी दलित की आड़ में छिप जाता है। उसकी गोली से घायल व्यक्ति दिल तड़पता है, पर कोई ध्यान नहीं देता उसके प्रतिरोध पर। कौन है जो गोली दागता है कभी भी, कहीं भी, किसी के भी ऊपर? और वह कौन है जो अपनी आड़ में किसी को गोली दागने देता है जिसके शिकार उसके अपने ही होते हैं, फिर भी वह मूक है? भीड़ को सब मालूम है, समाज सब देखता है, फिर भी सारे चुप हैं। भीड़ को सब मालूम है, समाज सब देखता है, फिर भी सारे चुप हैं। कब टूटेगी यह चुप्पी?
दूसरी कविता नदी शीर्षक से आपको सुना रहा हूं। नदी थी जब तक वह, नदी थी जब तक वह उसमें मिठास थी, नदी थी जब तक वह उसमें मिठास थी, जन जन के पोषण की अजस्र प्राण धारा थी उसमें। मिली समुंदर से जिस दिन वह हो गई खत्म उसकी मिठास, लुप्त हुई जन जन की अमीय धार, जीवन में फैल गया यहां से वहां तक खारापन। वह लघु थी, वह लघु थी, अनन्य थी, सबकी थी। वह लघु थी, अनन्य थी, सबकी थी, विरहत बनने की होड़ में सबसे कटी खार खार हो गई। छोटे हो नत बनो, छोटे हो नत बनो, उन्नत होने की चाह में अपनत्व क्यों खोते हो। छोटे हो नत बनो, छोटे हो नत बनो, उन्नत होने की चाह में अपनत्व क्यों खोते हो। सरिता की लघुता ही उसके जीवन की प्रभुता है, जीवन सरिता की लघुता ही उसके जीवन की प्रभुता है। जो अपने संसार में नहीं रहता, जो अपने संसार में नहीं रहता, वह बड़े से बड़े संसार से जुड़कर भी असार निसार हो जाता है, असार निसार हो जाता है। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है झुके जहां जहां, झुके जहां जहां। झुके जहां जहां। हाँ, किसी के बड़े बहुत बड़े होने से हम छोटे नहीं हो जाते, किसी के बड़े बहुत बड़े होने से हम छोटे नहीं हो जाते। हम सबकी अपनी अलग अलग दुनिया है, जहां होती है हमारी अलग शख्सियत। बड़े होने के संभ्रम में, बड़े होने के संभ्रम में जो कराते हैं हमें छोटे होने का एहसास, बड़े होने के संभ्रम में जो कराते हैं हमें छोटे होने का एहसास। सच कितने बौने होते हैं वे, सच कितने बौने होते हैं वे, जिन्हें अपने बड़े होने का, जिन्हें अपने बड़े होने का होता है मिथ्याभिमान, जिन्हें अपने बड़े होने का होता है मिथ्याभिमान। दरअसल उसके पैरों तले की जमीन अपनी जगह से खिसकी हुई होती है, अपनी जमीन से, जमीन से, अपनी जड़ों से कटकर भर रहे होते हैं वे जिस आसमान की उड़ान, भर रहे होते हैं वे जिस आसमान की उड़ान। वहां रंग बिरंगे तारों की अटखेलियां, वहां रंग बिरंगे तारों की अटखेलियां और चांद का चंदन सना उजास तो होता है, वहां चांद का चंदन सना उजास तो होता है, लेकिन नहीं होता सतह का आधार, लेकिन सतह का आधार और जमीन का ऊर्जा पानी। अब जमीन से उखड़े हुए लोग, अब जमीन से उखड़े हुए लोग आसमान में उड़कर भी आके कितने बड़े हो सकते हैं। अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी दुनिया में छोटे छोटे सपनों में जीने वाले लोग, अपनी अपनी दुनिया में छोटे छोटे सपनों में जीने वाले लोग नन्ही खुशियों में भी सिरज लेते हैं बड़ी बड़ी दुनिया। जैसे घोंसलों में चिड़ियों की चहचह, जैसे घोंसलों में चिड़ियों की चहचह, घरौंदों में बच्चों की हंसी अनंत, झुग्गियों में मजदूरों का प्रेम निर्द्वंद, फुटपाथों पर जीवन का उल्लास अनंत, और कविता में किशोरों का जीवन मस्त मलंग। जड़ों से उखड़कर हम, जड़ों से उखड़कर हम होते गए जितने बड़े, जड़ों से उखड़कर हम होते गए जितने बड़े, जीवन से दूर होते चले गए। झुके जहां जहां, झुके जहां जहां, ऊंचे हुए वहां वहां, ऊंचे हुए वहां वहां। अभी अनिता जी चर्चा कर रही थी कि मेरा 5वां काव्य संग्रह एक गजल संग्रह है झील में चांद, तो मैं चाहता हूं कि इसमें से 2-3 गजलें मैं आपको सुनाऊं। तो ये सुने आप। पहली गजल कि गम का क्या उपचार नहीं है,
कि गम का, अंकल भाई सुन रहे हैं आप, गम का क्या उपचार नहीं है, लोगों में किरदार नहीं है। कि गम का क्या उपचार नहीं है, लोगों में किरदार नहीं है। ऊपर ऊपर क्या पढ़ लोगे, ऊपर ऊपर क्या पढ़ लोगे, ये कोई क्या पढ़ लोगे, यह कोई अखबार क्या नहीं। पढ़ लोगे, वाह। जीवन यह अखबार नहीं है। हम रिश्तों में जीने वाले, हम रिश्तों में जीने वाले, कोई भी दीवार नहीं है। हम रिश्तों में जीने वाले, कोई भी दीवार नहीं है। जो खुशियों पर ताला जड़ दे, कि जो खुशियों पर ताला जड़ दे, ऐसी भी सरकार नहीं है। जो खुशियों पर ताला जड़ दे, ऐसी भी सरकार नहीं है। हमको ये मालूम हुआ है, क्योंकि ये मालूम हुआ है कि हर तरफ अब यहाँ भूखमरी देखिए, चीख से गूंजती झोपड़ी देखिए। खेत की हर फसल धूप फिर ले गई, धूप की हर फसल धूप फिर ले गई। इन किसानों की अब जिंदगी देखिए, हर तरफ अब यहाँ भूखमरी देखिए। इतने अपराध के ग्राफ बढ़ने लगे, इतने अपराध के ग्राफ बढ़ने लगे। सामी सामी हुई हर गली देखिए, हर तरफ अब यहाँ भूखमरी देखिए। रेत पर पांव अपने जलेंगे बहुत, रेत पर पांव अपने जलेंगे बहुत। हर तरफ एक सूखी नदी देखिए, और सिर्फ कांटे उगे शिव के खलिहान में, सिर्फ कांटे उगे शिव के खलिहान में। आंख में आज मेरी नमी देखिए, हर तरफ अब यहाँ भूखमरी देखिए। चीख से गूंजती झोपड़ी देखिए। अगली गजल देखिए आप, कि कदम कदम पर लाखों छल, भीड़ बहुत है धीरे चल। कि कदम कदम पर लाखों छल, भीड़ बहुत है धीरे चल। भीड़ बहुत है धीरे धीरे, भीड़ बहुत है धीरे चल। सारे खत को खोले हम, कि सारे खत को खोले हम, शायद कोई निकले हल। हर दिल यह क्यों सोच रहा, हर दिल यह क्यों सोच रहा, कैसा होगा अपना कल। हर दिल यह क्यों सोच रहा, कैसा होगा अपना कल। होठों पर मुस्काने हैं, कि होठों पर मुस्काने हैं, आखिर लेकिन है जलथल। मुश्किल है शिव टपक पड़े, मुश्किल है शिव टपक पड़े। आंखों का यह गंगा जल, आंखों का यह गंगा जल। और एक अंत में, ये कोरोना काल चल रहा है, इससे जुड़ी हुई एक अंतिम गजल पढ़कर मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। तो ये देखें आप, आंगन का हर कोना कोना बेबस है, कि आंगन का हर कोना कोना बेबस है। कोना कोना बेबस है, आंगन का हर कोना कोना बेबस है। घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है। आंगन का हर कोना कोना बेबस है। इस मौसम की बारिश की क्या बात करें, इस मौसम की बारिश की क्या बात करें। शाखों का हर जलता पत्ता बेबस है। इस मौसम की बारिश की क्या बात करें। शाखों का हर जलता पत्ता बेबस है। उनको नींद नहीं आती सुनता हूँ, उनको नींद नहीं आती है सुनता हूँ। उनके भीतर का भी जज्बा बेबस है, उनके भीतर का भी जज्बा बेबस है। मजबूरी भी पीछा कर लेती अक्सर, मजबूरी भी पीछा कर लेती अक्सर। आंखों में ख्वाबों का साया बेबस है।
आंखों में ख्वाबों का साया बेबस है। एक जरासी शिव की आहट होते ही, एक जरासी शिव की आहट होते ही इस बस्ती का जादू टोना बेबस है। इस बस्ती का जादू टोना बेबस है। जादू टोना बेबस है। कोना कोना बेबस है। घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है। घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पठित कविताओं पर समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कामेश्वर पंकज जी को। पंकज जी ने कविता कोशी के मुद्रित 5 खंडों में भी शामिल कविताओं पर समीक्षात्मक आलेख किए थे। आपकी 2 आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हैं, अप्रस्तुत योजना, स्वरूप और विश्लेषण, तथा महादेवी वर्मा के काव्य में अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। संप्रति आप पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष हैं। तो आमंत्रित है डॉक्टर कामेश्वर पंकज जी अपने विचारों के साथ। धन्यवाद अनिता जी और देवेश जी इस कवि गोष्ठी के लिए, इस मुखर कवियों के सम्मेलन के लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये तीनों जो कवि हैं ये कोसी के जमीन से निकले हुए राष्ट्रीय क्षितिज के कवि हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। ये कोसी क्षेत्र के हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर के हैं। और इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कविताओं में आप देखिए कि किस तरह राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर, राष्ट्रीय चेतनाओं को लेकर और हिंदी जातीय प्रतीक बिंब, ये सारे इसमें हैं। और ये आने वाले इतिहास के कवि हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा जाएगा, ये कवि, इन कवियों को शुमार किए बगैर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इन 2 कवियों को, डॉक्टर शिवनारायण जी को और सत्यकेतु जी को, तो मैंने बार बार सुना है और मैं इनका बड़ा फैन हूं, इन दोनों कवियों का। सुधा जी को मैंने पहली बार सुना है। तो जिस क्रम में आपने कवियों को जिस क्रम में रखा है, मैं उसी क्रम से मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने देवेश जी से कहा था, कवियों के बीच समीक्षकों को ला करके समीक्षक तो खतरे में पड़ जाते हैं ना। कवियों के सामने उनकी कविता पर कुछ बोलना बड़ा खतरा होता है। फिर भी मैं साहस करता हूं कवियों के सामने उनकी कविताओं पर कुछ बोलने के लिए। स्नेह सुधा जी जो हैं, इनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। व्यक्तित्व अंतरंग की कविता है, बहुत ही बेहतरीन कविता इनकी यह है। और इसमें कर्म का जो रूपक है, कर्म शब्द को जो लिया है, कर्म का जो बिंब क्या है? कर्म का बिंब है कि अपमानित होकर कुपथ में विचलित हो जाना, विचलन हो जाना, अपमानित होकर कुपथ में विचलन हो जाना। कर्म का संपूर्ण व्यक्तित्व का सार ये है। और आपने जो ये कविता लिखी है व्यक्तित्व अंतरण कि अपमान होने से, और कहता कि डर ना लगे, मैं डर जाती हूं, मैं डर जाता हूं कि मैं कहीं कर्ण न हो जाऊं। इस डर के पीछे एक दृढ़ संकल्प है कि वो कर्ण न बनेगा, वो कर्ण नहीं बनेगा। ये डर के पीछे का दृढ़ संकल्प यही है, यही कविता की खूबसूरती है। उस कविता की प्रतिध्वनि वही है। उस कविता का जो अर्थ व्यंजित होता है कि हमें बार बार तुम डरा सकते हो, हमें अपमानित कर सकते हो, हमें जो मिलना चाहिए हमें नहीं मिलेगा। ये आज का सत्य है, जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम कर्ण नहीं बनेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ये कविता आपकी बेहतरीन कविताओं में है। एक कविता आपने जो मुझे भेजी थी, उत्तर पूर्व की लड़की, जो आपने नहीं पढ़ी,
कभी फुर्सत मिले तो सुनाइएगा उनको और लोगों को। मैंने कोई कविता पढ़ी, आप वह चले गए थे स्वतः वह स्वतः सिद्ध कविता है। वो कविता स्वतः सिद्ध कविता है। वो हमारे समाज का आईना है। मैं नहीं कहता हूं उस आईने में सब लोग अपना चेहरा देखता है, लेकिन जो वह अपना चेहरा देखता है, जो लड़के उन उत्तर पूर्वी लड़कियों पर फप्ती कसते हैं, उनका ये आईना है। ये तो पोस्टर कविता है। बेहतरीन, आपकी बेहतरीन कविताओं में ये कविता ये है, ये पोस्टर कविता है। इस कविता को तो पोस्टर में लगा करके दिल्ली जैसे महानगरों के में पोस्टर चिपकाना चाहिए, ताकि वो लड़के अपना चेहरा देख सके वो कहां है। ये बेहतरीन कविता आपकी है, उत्तर पूर्व की लड़कियां, बेहतरीन कविता। और आपकी जो कविता है छद्मलेख और जीवन मोह, फर्क नहीं पड़ता कविता तो वो आप उस कविता से मिला दिए झुके जहां जहां, शिवनाथ जी कविता है, और उस कविता को आप मिला दीजिए थोड़ा सा अदल बदल करके, बिल्कुल कि वो कविता आपकी बहुत अच्छी कविता है, फर्क नहीं पड़ता। वो जल चुका तो वो स्त्री विमर्श कविता है, वो समसामयिक कविता है, बहुत अच्छी कविता आपकी है, बहुत अच्छा लिखती हैं। अब मैं आता हूं सत्यकेतु जी पर। सत्यकेतु जी, मैं बोल सकता हूं ना? सत्यकेतु जी की मैं 2 कविता पर टिप्पणी करना चाहूंगा। उनकी तो और 3 कविताएं हैं, वो कविताओं पर मैं बाद में कभी आपसे उस पर लिखूंगा या करूंगा। मैं 2 कविताओं पर आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि आखिरी रोटियां अदम्य जिजीविषा की कविता है। कोरोना काल में वो महानगर और नगर से, शहरों से, छोटे शहरों से, महानगरों से 2 तरह की बातें हुई। वहां से लोग अपने देश की, अपने घर की ओर लौट रहे हैं, उनकी त्रासदी, और वहां वही जो रह गए, या यहां जिसका घर ही वहां है वो रह गए, दोनों की त्रासदी उस कविता में है। और जो रह गए उनका पगार कटेगा, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और जो वहां से आ रहे हैं और उनकी जो वेदना है, वो एक अपना रोजगार छोड़ के वो आ रहे हैं, और जहां वो जा रहे हैं वहां रोजगार मिलने की अनिश्चितता उनके पास है। वो अंधकार है, अनिश्चितता का अंधकार और बेरोजगारी का अंधकार के बीच वो जा रहा है, फिर भी वो जीना नहीं छोड़ता। ये पूरे परिवेश को इतनी अच्छी से सलीब शब्द का जो आपने प्रयोग किया है, वो बेहतरीन प्रयोग किया है सलीब शब्द का। वो सलीब जो है न जमीन पर है, न आसमान को मैं छू सकता हूं, न जमीन पर मेरे पांव हैं, हर ओर अनिश्चितता। ये सलीब का जो आपने बिंब दिया है, प्रतीक दिया है, वो बेहतरीन आपका ये बिंब है। आपने पता नहीं आखिरी शब्द के बाद एक वचन लगता है, आपने बहुवचन क्यों दिया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो उसका अर्थ निकालता हूं कि यह वो सामूहिक की बात है, सामूहिकता की बात है। ये बहुवचन रोटियां जो है, जबकि यहां आखिरी रोटी लिखा जाता है, आपने रोटियां लिखी है, तो आपने किस लिए लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो लगता है कि यह सामूहिक बात है, ये पारस्परिक, हम जिसके यहां काम करते हैं उसको मेरी आवश्यकता है और मुझे उसकी आवश्यकता है। ये पारस्परिकता जो है, ये आखिरी रोटियां, यानी मेरा संबल, मेरी ताकत, मेरी स्मिता, मेरी जिजीविषा, एक की नहीं अनेक की जिजीविषा एक में जुड़ी हुई है, उस रोटी में जुड़ी हुई है। आपकी एक और कविता जो बेहतरीन कविता है, पगडंडियां, ये प्रतीकात्मक कविताएं हैं। आप पगडंडी के बारे में कुछ कह रहे थे, आवाज आपकी कट रही थी, मैंने इतना ही सुना कि वो प्रतीकात्मक कविता, मैंने भी लिखा है ये प्रतीकात्मक कविता है। ये पगडंडी उन सारे विकास के सारे आयामों का यह मूलभूत चीजों का प्रतीक है।
ये ऊंची ऊंची जो पगडंडी क्या है, वह आज के राजपथों का, आज के राष्ट्रीय मार्गों का, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का, चिकने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का, विकास का, उसके पूर्वज हैं, उसका मूल है। ये पगडंडी उसी का प्रतीक है। हमारे विकास के जितने आयाम हैं और उसके मूल में क्या है, हमारी आदिम आवश्यकता है कि हमारी आदिम इच्छाएं। आपने उसमें लिखा है कि शीत बसंत के गीत और बिहोला और बिसारी के गीत, ये मूल चीज है हमारी। हम विकास से चमक सकते हैं, लेकिन हंस सकते हैं अपनी जमीन से, हंस सकते हैं, हमारी मुस्कुराहट आ सकती है हमारी जमीन से, हम अपनी जमीन से, हम अपने उच्च से हम रस प्राप्त करते हैं। ये सुंदर कविता आपकी, बहुत अच्छी कविता। और मैंने उसमें लिखा है कि यह ग्रामीण जीवन ही है जो सभ्यता को चमकाने में भले ही विज्ञान चमकता है, लेकिन मुस्कुराने सिखाता है। हमारी जमीन से जुड़ी हुई यादें, हमारी जमीन मुस्कुराने सिखाता है। बहुत अच्छी कविता आपकी है और अन्य कविताओं के बारे में हम फिर बात करेंगे आपसे। अब मैं आता हूं, मेरे जो प्रिय कवि हैं शिवनारायण जी। शिवनारायण जी मूलतः विचारों के कवि हैं और वो खुद एक अच्छे समीक्षक हैं और अपने विचार को भावों में ऐसा लपेट कर व्यक्त करते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। भाव और विचार उनकी कविताओं में बिल्कुल कदम ताल मिलाकर चलता है और कहीं नहीं लगता है कि विचार ऊपर हो गया, भाव नीचे चला गया। ऐसा बहुत कम जगह मिलता है। वो विचारों के कवि हैं और मैं उनकी जो बहुत श्रेष्ठ कविता आज की मैंने चुनी है, उनकी भीड़ की चुप्पी मैंने लिखा है। वो यह आज सर्वाधिक प्रासंगिक रचना है और आने वाले 50 साल में यह कविता मरेगी नहीं। 50 साल कम से कम ये कविता मरेगी नहीं। मैं चाहूंगा कि जल्दी यह कविता मर जाए, समाज में वो बदलाव आ जाए, लेकिन नहीं लगता है। ये 50 साल मरने वाली कविता नहीं है, आज के लिए बहुत प्रासंगिक कविता है। ये समाज के वर्चस्ववादी जो शक्तियां हैं, किस तरह वह कमजोर लोगों के द्वारा ही निशाना बना करके उसको घालता है, उसको नष्ट करता है। ये उसको व्यक्त करती हुई कविता है। आज समय की सच्चाई वाली कविता है। मैंने उसमें लिखा है कि ये दलितों के होठ में दलितों का शिकार न छल न छद्म कुछ नहीं, बल्कि संवैधानिक मुखजोर है। इसकी कविता है ये। बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने इस कविता को अंजाम दिया है शिवनारायण जी ने। दूसरी कविता, छोटी सी कविता, मैं सारी कविताओं पर शायद न बोल सकूंगा आज, लेकिन बोलना अब एक कवि पर आपने 3 मिनट समय दिया और यहाँ एक कविता पर 30 मिनट की मांग करती है ये सब कविताएं। तो एक उनकी कविता नदी है। नदी उन लोगों को समर्पित कविता है जो आसमान छूने की लालसा में जमीन को भूल जाते हैं। यह अर्थगर्भित रचना है कि आसमान उन्हें निगल लेता है, जमीन उन्हें भूल जाती है। ये उसकी कविता है। तो वो ये साफ अंतिम पैरा में उन्होंने लिखा है कि समंदर में मिलकर भी नदी रह सकती है, बशर्ते इसकी कोशिश होनी चाहिए। और ये बहुत बेहतरीन कविता शिवनारायण जी की है। शिवनारायण जी को मैंने कहा कि ये इनकी जो अपने काव्य कौशल से विचारों को यह भावों के साथ साथ चलने देते हैं। और उनकी गजल मैंने उनकी पहली बार सुनी। उनकी गजल तो दुष्यंत कुमार की परंपरा में है, जो जीवन की दुश्वारियों, जिंदगी की दुश्वारियां को व्यक्त करती हुई और साफ गोई, इसको कहते हैं अविधात्मकता, साफ गोई कवि, साफ गोई, कोई दुराव छिपाव नहीं, ये कविता उनकी है। मैं इन सारे कवियों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। फिर आप लोगों की कविता के बारे में मुझे कभी लिखने का मौका मिला तो मैं बहुत देखूंगा मैं कैसा लिख सकता हूं।
धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, बहुत ही संक्षेप हाँ सारगर्भित ढंग से आपने हमारे तीनों कवियों द्वारा कविताओं की विषय और महत्व को रेखांकित बिल्कुल। किया। मित्रों, इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का कविता कोशी की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगी और हमारे श्रोताओं को भी हार्दिक धन्यवाद। अगले रविवार शाम 4 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे 3 नए कवियों के साथ। नमस्कार।